क्रिस का गाना सुनेगा नहीं, बिल्कुल क्रिस का गाना नहीं सुनना है। आज आपको केवल केवल और केवल कक्षा 10 विज्ञान के सभी आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स विद फॉर्मूला विद फूफा जुगाड़। क्या है ये फूफा जुगाड़? चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक ही वीडियो में संपूर्ण किताब समाप्त होने वाली है। जितने भी फॉर्मूले आपको इन सारे के सारे फिजिक्स में मिलने वाले हैं, उन सब के फॉर्मूले भी, साथ में क्वेश्चंस भी, और फूफा जुगाड़ से क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए हम पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। ये बड़ा ही चहेता है बोर्ड एग्जाम का, क्योंकि ये बार बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फार्मूला नंबर 1 है, ये कह रहा है R बराबर 2 × F, मतलब 2 × F। तो R क्या है? R बता दूं आपको तो ये एक तरीके की वक्रता त्रिज्या है। क्या है? वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या है किसी भी गोली दर्पण की। क्या है? वक्रता त्रिज्या। R है वक्रता त्रिज्या, F है आपकी फोकस दूरी। क्या है? फोकस डिस्टेंस, इसको कहेंगे फोकस दूरी। तो अगर आपको इतना मालूम है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, दो ही वेरिएबल हैं, दो ही चर हैं, एक तो R है, दूसरा F है। तो आपको क्या करेगा कि कभी कभी R दे देगा, R का मान, और F का मान पूछ लेगा। कभी कभी F का मान देगा और R का मान पूछ लेगा। तो देखिए अब अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है तो समझ जाइए कि ये R दिया हुआ, तो क्या पूछेगा? F पूछेगा, फोकस दूरी पूछेगा। बिल्कुल सही, वही है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आपको क्या मालूम है? आपको मालूम है यहाँ पे R की वैल्यू कितनी सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। ये आपको दिया गया है। आपको F चाहिए, तो F का फॉर्मूला क्या हो? देखो R बराबर है 2 × F। अगर ये दो गुणे में इधर अगर पक्षांतर करूंगा तो ये आ जाएगा भाग में, R बटे क्या हो जाएगा? 2। तो इसका मतलब ये है इस 20 में R में 2 का भाग देना है केवल। इस 20 में 2 का भाग दूंगा तो आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से आप इस F बराबर क्या लिख देंगे? F बराबर आप लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। पहले फॉर्मूले का हो गया फूफा जुगाड़। फूफा जुगाड़ ये है कि इसमें अगर एक फूफा चले गए तो दूसरा फूफा पूछेगा। मतलब अगर एक फूफा है तो दूसरे फूफे के बारे में जरूर पूछेगा कि वो क्यों नहीं आए। और अगर ये फूफा है, ये F वाले फूफा है, तो R वाले फूफा कहेंगे कि वो वाले फूफा काहे नहीं बुलाए यार, क्योंकि फूफा का अलग ही जुगाड़ लगा रहता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ। बहुत ही बेहतरीन ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। कांच की प्लेट का अपवर्तनांक, ठीक है, रिफ्लेक्सिव इंडेक्स, ये होता है C/V। अब ये C क्या है? C है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड चाल होती है। किसकी? प्रकाश की। और V क्या है? V ये है कि निर्वात में, देखो एक तो ये प्रकाश की चाल C है, निर्वात में प्रकाश की चाल। अब अगर ये V जो है ये कांच में प्रकाश की चाल है। किसकी चाल है? कांच में प्रकाश की चाल। देखो आपके पास कितनी चीजें हैं, एक तो पहले है अपवर्तनांक, वो भी कांच की प्लेट का अपवर्तनांक। दूसरा चीज क्या है? प्रकाश है। और तीसरी चीज है वही कांच में प्रकाश की चाल। ये तो है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में मतलब कहीं भी हमारे जो प्रकाश चलता है, जो लाइट आती है, सनलाइट आती है ऊपर से, सूरज की रोशनी आती है, तो वो प्रकाश की चाल से ही आती है, उसकी ही चाल है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे लिखा हुआ प्रकाश की चाल, क्या लिखा हुआ है? प्रकाश की चाल। और नीचे वाला है किसकी चाल? ये है कांच में प्रकाश की चाल, जो V है। अब इसी में हम फॉर्मूला अपना यूज कर लेते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है प्रकाश की वायु से, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। देखिए ध्यान रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इस
मीटर पर सेकंड होती है। ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में कभी कभी नहीं दिया होता है, तो इसको अपने मन से ही तुमको मानना पड़ेगा कि ये चीज यही होती है। अब आपको क्या दिया हुआ है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कहाँ पे लिखा? देखो, कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या है? तो जहां पे अपवर्तनांक लिखा उसको यहाँ लिख देंगे। अपवर्तनांक की जगह अपवर्तनांक लिखा बराबर प्रकाश की चाल की जगह पे प्रकाश की चाल लिखा, वो भी निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ये आपकी प्रकाश की चाल। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखो अपवर्तनांक की जगह अपवर्तनांक रखा, फार्मूले में जो लिखा है, जो सी लिखा हुआ उसकी चाल की जगह ये लिख दिया। अब बचा क्या? वी। यही पूछा जा रहा है। निर्वात क्या करे, कांच में प्रकाश की चाल, यही पूछी जा रही है। तो अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए, ये वी जो है इस पूरी संख्या के भाग में लिखा हुआ, बटे में लिखा हुआ, बटे वाली संख्या इधर पक्षांतर हो जाती है, इधर ट्रांसफर हो जाती है, और ट्रांसफर होने के बाद ये गुणे में आ जाती है, भाग वाली संख्या गुणे में आ जाएगी। तो अब आपके पास बचेगा क्या? 1.5। देखिए, आप इसको जीरो ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। एक तो 1.5 लिख देते हैं और वी लिख देते हैं। वी क्या आ गया? इधर भाग में था, इधर गुणे में आ गया, बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये बात आपको ही पता चल गई। अब ये जो गुणे में लिखा है इधर साइड 1.5, इसको भाग में ले आऊंगा, तो ये v बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे 1.5। अब आप इसको जानते होंगे, 1.5 मतलब क्या होता है? 1.5 होता है। 1.5 होता है कि नहीं? और ये क्या लिखा? 3। तो 1.5 का अगर 3 में भाग दूंगा तो क्या आएगा? 2 ही तो आएगा। तो ये 1.5 कट गया एक बार में, 1.5 कट गया 2 बार में। आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, जैसे कि ये 3 लिखा है बटे 1.5 लिखा है, ये दशमलव घटाएंगे, 1 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, 15 दूनी 30 करेंगे तो वैसे है तो 2 आने वाला है। तो मैं इसको 1.5 से काट दिया इसको, और 1.5 से इसको काट दिया 3, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपकी इसकी चाल आ जाएगी। ये आपका था कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना। आपके पास क्या दिया हुआ था? अपवर्तनांक दिया हुआ था, और निर्वात में प्रकाश की चाल दी गई थी। कांच में प्रकाश की चाल निकालने के लिए आपने इस फार्मूले का इस्तेमाल करना। फार्मूला यही करेगा, जब भी प्रकाश की चाल अपवर्तनांक की बात आ जाएगी तो ये फार्मूला एक ही लगने वाला है, वो है ये। उसमें कोई दूसरा फार्मूला नहीं आने वाला है। तो चलिए फार्मूले नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। ये लो हमारा फार्मूला नंबर तीसरा, लेंस की क्षमता P। अब लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल टाइप कर देना। तुरंत कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज करिए, वीडियो रोकिए और कमेंट बॉक्स में जाइए। लेंस की क्षमता जो होती है P, इसका एसआई मात्रक क्या होगा वो आपको लिखना है, लेकिन फार्मूला मैं मुझसे सीख लीजिए। तो P बराबर होता है 1/f मीटर में। ध्यान रखिए, जो फोकस दूरी f है ना, ये मीटर में होनी चाहिए, और ये पावर जो है लेंस की वो किसी भी चीज में हो सकती है। मतलब अब आपको वो बताना है कि जो कमेंट बॉक्स में बताना ना कि क्षमता किस चीज में होगी। जैसे फोकस दूरी तो मीटर में होगी, तो क्षमता को किस में मापेंगे, मेजर करेंगे, एसआई यूनिट क्या है इसकी, तो वो आपको बताना है। तो अब एक बात ध्यान रखिए, 1/, अगर यहीं सेंटीमीटर में बात आ जाए तो सीधे सीधे तौर पर आपको एफ लिखना है, ऊपर लिख देना 100। अब ये बात हो गई सेंटीमीटर की। किसकी बात हो गई? सेंटीमीटर की। अगर सेंटीमीटर में दिया है फोकस दूरी तो ऊपर 100 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मीटर में दिया है तो 1/f। और लेंस की क्षमता जो होती है उसको जानते हो क्या करते हैं? उसमें अगर अवतल दर्पण है, क्या है? अवतल दर्पण है तो लेंस की क्षमता माइनस में होगी, और अगर उत्तल दर्पण है तो प्लस में होगी। सर ये कैसे बता रहे हैं? जैसे देखो यहाँ पे लिखा 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल दर्पण की क्षमता ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण बोल दिया तो हमेशा अवतल दर्पण की ए से अवतल दर्पण की माइनस में होगी, और ऊ से उत्तल दर्पण की प्लस में होगी। तो ये सर ये क्या बता रहे हैं? दूना लिखा हुआ, दूना। तो दूना का मतलब होता है कि दू से होता है दूरदृष्टि दोष। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस लगता है। एन से होता है निकट दृष्टि दोष, और लगता क्या है? अवतल लेंस लगता है। तो कितनी भयानक बात हो गई ना। तुम चौंको थोड़ा सा इस बात को लेकर के कि मैं ये कह रहा हूं कि दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। जो पहले आएगा वो प्लस होगा, जो दूसरा होगा माइनस में होगा। ठीक है।
और ध्यान रखिए क्षमता भी माइनस में होती है और फोकस दूरी भी माइनस में होती है, क्योंकि फोकस दूरी माइनस में हो जाएगी ना तो ये क्षमता भी तो माइनस में हो जाएगी, क्योंकि बराबर ही है इसी के। ठीक है, इसीलिए तो फोकस दूरी भी माइनस में ऐसे चलेगी। और क्षमता जो डायोप्टर, देखिए अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो क्षमता का जो मात्रक होता है, सही मात्रक डायोप्टर होता है। तो देखिए ये भी प्लस में होगा और ये माइनस में होगा। अवतल दर्पण होगा तो माइनस में, उत्तल दर्पण होगा तो प्लस में। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो थंब इम्प्रेशन कीजिए कमेंट बॉक्स में लिख करके, और ऐसे वाला थंब इम्प्रेशन करके भेज दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ, फोकस दूरी कह रहा है कि 2 मीटर, तो मीटर में दे दिया तो अब आसानी से काम हो जाएगा। तो हमारा क्षमता जो P बराबर होता है 1/2 F, वो भी किस में, मीटर में। 1/2 मीटर हो जाएगा ना, 1/F मीटर में है। अब 2 तो आएगा ही फोकस दूरी की जगह पे। अब अगर 1 में 2 का भाग दूंगा तो ये आधा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आधा। डी लिखेंगे डायोप्टर। ध्यान रखियो मेरी इस बात को कि डायोप्टर जो होता है, जो क्षमता होती है लेंस की या दर्पण की, किसी भी लेंस की, सॉरी दर्पण में होता ही नहीं क्षमता, ये लेंस की जो क्षमता होती है वो अवतल दर्पण में माइनस में होती है, उत्तल दर्पण में प्लस में होती। ट्रिक आपकी है दूना, तो यहाँ पे मैं माइनस सीधे सीधे तौर पर लगा दूंगा और आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये सवाल करने का तरीका? अब हम बढ़ते हैं फॉर्मूले नंबर 4 की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्पण सूत्र कैसे होता है? देखिए एक दर्पण सूत्र होता है, एक ऐसा ही आपका लेंस का फॉर्मूला होता है। बस ध्यान ये रखना है कि दर्पण सूत्र में यहाँ प्लस लगा होता है, लेंस फॉर्मूले में यहाँ माइनस लगा दिया जाता है। बस केवल इतना ही फर्क है। लेंस और दर्पण में केवल ये फर्क है कि यहाँ पे माइनस लग जाता है। अब ये फॉर्मूला है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। अब इसमें एफ क्या है, यू क्या है, वी क्या है? एफ तो अभी आप इससे परिचित हो चुके हैं, ये है फोकस दूरी। और जो यू है वो तुम्हारे वस्तु की दूरी है, कि वस्तु जो है ना, बिंब जो है, वस्तु को बिंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंब भी कहते हैं। तो ये कितना दूरी रखा हुआ है दर्पण से, ये है। और वी जो है, वी बताता है प्रतिबिंब की दूरी, की प्रतिबिंब कितना दूर पर है। ठीक है, अब आपको ये बात इसमें और ध्यान रखनी पड़ेगी कि फोकस दूरी कब कब माइनस होती है, कब कब प्लस होती है। तो ये बात इससे याद रखेंगे दूना से। अवतल दर्पण होगा तो ये चीज माइनस में हो जाएगी, उत्तल दर्पण में ये प्लस में हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, उत्तल दर्पण में प्लस में, अवतल दर्पण में माइनस में फोकस दूरी। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर अवतल दर्पण लिखा हुआ तो क्या रखोगे बताओ? अवतल दर्पण में ये फोकस दूरी को माइनस में रखोगे, जो 2 सेंटीमीटर है ना वो। ठीक है, और वस्तु की दूरी हमेशा ही निगेटिव होती है, माइनस में होती है। और प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी। अगर पॉजिटिव है तो समझ लेना कि आभासी प्रतिबिंब कहेगा, अगर निगेटिव है तो समझ लो वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज बनेगा आपका। ये बात से याद रखिएगा। कितनी अच्छी बात बोल दी। अगर ये बात आपको दिमाग में छप जाए ना तो आप ऐसे न्यूमेरिकल्स को कभी छोड़ ही नहीं सकते। देखिए अवतल दर्पण से 2 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु, ध्यान रखिए वस्तु की दूरी बता रहा, लेकिन का वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान रखिए ये वास्तविक वर्ड आपके लिए और अवतल दर्पण वर्ड आपके लिए हिंट करना चाहिए, आपके दिमाग में मतलब पहुंचना चाहिए कि ये दिया हुआ 2 चीज। ठीक है, अब इसका हल ये कह रहा है कि इसमें प्रतिबिंब की दूरी 3 सेंटीमीटर दूर है, प्रतिबिंब दूर है। 2 सेंटीमीटर दूर रखे हुए वास्तविक प्रतिबिंब 23 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात करने का मतलब यह है 1/F ज्ञात करना है, जहां पे हमारे पास U और V की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास V कितना है? V मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब कितना दूर बन रहा है? 30 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए 30 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन में दिया हुआ, लेकिन ध्यान रखियो मेरी बात को, वास्तविक लिखा हुआ है, वास्तविक में माइनस लगाना पड़े है, तो ये लगा दिया हमने। ठीक है, अब उसके बाद U कितना दूरी पर है? U देखो, U 2 सेंटीमीटर, लेकिन U को ध्यान रखियो ये हमेशा माइनस में होएगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। अब आपकी आधी समस्या खत्म। अब आपको क्या लगाना है? यह फॉर्मूला लगाना है। देखिए यहाँ पे लगा क्या है? अवतल दर्पण है। मैं बता ना अवतल दर्पण में क्या आएगा? माइनस में आएगा। देखना अभी एफ का जो मान आएगा वो माइनस में आएगा।
ये लिखा 1/u, u का मान कितना है -2, प्लस 1/v, v का मान क्या है -30, 1/f बराबर, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा -1/2, ये ब्रैकेट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ओ सॉरी, प्लस और माइनस हो जाएगा -1/30। अब इन दोनों का हम निकाल लेंगे लासा, जो कि आ जाएगा 30, और 30 इसमें भाग देगा 15 बार, 15 का 1 में गुणा कर दूंगा तो 15 आ जाएगा। ये आपको भिन्न सॉल्व करना आना चाहिए। 30 का 30 में भाग दूंगा 1 बार, और 1 का इसमें गुणा कर दूंगा 1 में तो 1 आ जाएगा। तो ये टोटल आ जाएगा, दोनों देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो जोड़ जाएंगे, आएगा माइनस का 16/30। अब इसको काट सकते हैं तो ये आ जाएगा 8 माइनस का 8/15। तो ये अभी तो आपका आया 1/f बराबर माइनस का 8/15, लेकिन हमको मान किसका चाहिए, हमको f का मान चाहिए, फोकस दूरी चाहिए। तो फोकस दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और ये देखो 1/f लिखा है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो f बस लिखना आएगा कि नहीं। अगर 1/f का उल्टा कर दूं, इनवर्स कर दूं, प्रतिलोम कर दूं, तो 1/f का उल्टा जो होगा f हो जाएगा, क्योंकि f/1 तो लिखा नहीं जा सकता ना, एक तो लिखा नहीं जाता बटे में किसी भी संख्या के, वो हमेशा होता ही है। तो तो इसी प्रकार मैं इस साइड में, मतलब राइट साइड में भी ऐसे ही कर देता हूं उल्टा, मतलब 15/8। ये बात आपको माइनस में ही रहेगा। अब इसको आप भाग देना चाहें तो सिंपल भी कर सकते हैं, दशमलव में लिख सकते हैं, नहीं तो ये आपका ही इतना ही सही है। देखो माइनस में आंसर आया ना, मैंने बताया था ना कि अवतल दर्पण में हमेशा ये माइनस में आ जाता है। तो ये देखिए अवतल दर्पण में माइनस में दूना से याद रख लीजिएगा। चलिए अब फॉर्मूला नंबर 5वें की तरफ बढ़ चलते हैं। ये लो, अब तो बिल्कुल बवाल चीज आ गई है। ये तो तय है आपके बोर्ड एग्जाम में कि इसको आना ही आना पड़ेगा। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। वैसे तो ये फटी बांस की आवाज आपको अच्छी लगी होगी। चलिए, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इससे बहुत ही बोर्ड एग्जाम, मतलब बोर्ड एग्जाम का क्या है, ये लग रहा है कि वो गर्लफ्रेंड है, बोर्ड एग्जाम की क्या है, गर्लफ्रेंड जैसा लगता है। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, कि उसको मतलब बुला ही लेगा, भले उसकी पत्नी है, वाइफ है बहुत सारे क्वेश्चन में, लेकिन ध्यान रखिएगा ये अपने इसी गर्लफ्रेंड को ही ज्यादा याद रखता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में अगर देखिएगा, तो श्रेणी क्रम संयोजन में जब प्रतिरोध होता है तो प्रतिरोध को सीधे तौर पर जोड़ दिया जाता है। जोड़ देने का मतलब ये है, अगर श्रेणी क्रम का पहले मतलब ये जान लेते हैं कि होता क्या है। देखो, जब कोई भी प्रतिरोध, ये जो प्रतिरोध लगे हुए हैं, ये अगर सीधे सीधे लाइन में जुड़े हुए हैं तो श्रेणी क्रम में है। जहां से अगर उठना उठना ना पड़े, ये ऐसे जा रहे हैं तो चलना ही पड़े, चलते ही जाएं, चलते ही जाएं, रास्ते में मिलता जाए। और समांतर क्रम का मतलब क्या है, समझे ना है कि इधर भी जाना है कि इधर भी जाना। जैसे यहाँ से शुरू किया, कोई धारा बहना हो तो इधर भी जाना, इधर भी जाना, इधर भी जाना, तो समझ जाइएगा कि ये समांतर क्रम की बात चल रही है। ठीक है, किसकी बात चल रही है, समांतर क्रम की। समांतर क्रम में इधर भी जाना होता है, इधर भी जाना होता है, इधर भी जाना होता है, लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है, सीधे सीधे तौर पर चला जाता है। तो ये श्रेणी क्रम समांतर क्रम की बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो R1 R2 R3, इसको सीधे तौर पर जोड़ देना। और आगे भी अगर बहुत सारे प्रतिरोध लगे हों, जैसे ये एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा होगा, एक प्रतिरोध R2 यहाँ लगा है, R3 यहाँ लगा है, R1 यहाँ लगा, R2 लगा है, R3 लगा है, अगर इसके अलावा भी और लगते हैं तो R4 R5 ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार समांतर क्रम संयोजन में भी 1/R इक्विवेलेंट, देखिए यही है तुल्य प्रतिरोध निकालने। इक्विवेलेंट का मतलब होता है तुल्य, तो तुल्य प्रतिरोध है 1/R, 1/R2, 1/R3। अगर आगे भी कुछ होते हैं तो इसी प्रकार 1/R4, 1/R5, 1/R6, तो ऐसे चलता रहेगा। ये चलता रहेगा, पर हमको रुक जाना है क्योंकि हमें यहाँ भी क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल सही तौर पर देखिए 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखो गौर से देखो, यहां से बैटरी लगी हुई है, बैटरी से मैं प्लस की तरफ देखो, जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है ना वो प्लस होता है, जो छोटा वाला टर्मिनल होता है जो माइनस, वो माइनस होता है। और ये प्लस से माइनस की ओर चलना शुरू करेगी तो देखो ये साधा सीधा 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 लाइन में मिल गया, और आगे बढ़े तो इधर एक प्रतिरोध और मिल गया, एक और आगे बढ़े तो इधर प्रतिरोध मिल गया। तो हमें ये पता चल गया कि ये बिल्कुल श्रेणी क्रम में है, लगातार बढ़ते जाओ तो आगे मिलता जाएगा। तो अब हमें ये पता चला है कि जो 3 ओम कामा 4 ओम कामा तथा 3 ओम
समानता क्रम, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, भारी मिस्टेक हो गया सर। तो श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में होने का मतलब ये है कि ये एक R1 हो गया जो कि 3 ओम है, एक R2 हो गया जो कि 4 ओम है, एक R4 हो गया, 3 हो गया जो कि 3 ओम है। अब आपको यहाँ तुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध जो होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये आपको फार्मूला लिख देना है, क्योंकि उनको नहीं पता होता आपके एग्जामिनर को, क्योंकि एग्जामिनर को हम समझा रहे हैं कि ऐसे करना है बच्चा, ठीक है, देख लो, जो हमसे ही सीख लो। तो एग्जामिनर को भी तुम ये वीडियो भेज सकते हो। तो इसके बाद देखो R1 क्या है? 3 ओम। R2 क्या है? 4 ओम। R3 क्या है? 3 ओम। सब कुछ जोड़ देंगे 10 ओम हो जाएगा कि नहीं? बस नैया पार। ठीक है, 10 ओम इक्विवेलेंट आपका यहाँ पे निकल आएगा। तो ये बात आपको बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। सीधे सीधे तौर पर जोड़ भी देते, डायरेक्ट आंसर आ रहा था, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना भी तो है। तो ऐसे बढ़ाएंगे स्टेप को, ठीक है, ताकि देखे 2 नंबर का हो तो 2 नंबर दे, 4 नंबर को तो 4 नंबर दे। ये नहीं कि तुमने डायरेक्ट कर दिया, आंसर निकाल दिया 3 4 3 7 3 10 हो गया। तो वैसे भी जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुविकल्पी में आए ना, सीधे सीधे जोड़ दो, सीधे सीधे जोड़ दो, 3 4 3 7 3 10 खत्म। आओ ये भी तो देखेंगे। अभी तो हमने केवल श्रेणी क्रम देखा है, समानता क्रम कहाँ देखा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि श्रेणी क्रम में समानता क्रम दोनों एक साथ मिल के आ जाते हैं। तो ये मिल के वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ से ये चला, धारा बहती हुई देखो प्लस की तरफ से बहेगी, चलती चली गई, आगे बही। लेकिन यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं। तो किधर भी मत जा, पर पहले सुधर जा और रुक के पहले सीख ले, ठीक है। इधर जाऊं कि उधर जाऊं ये मत पूछो, तो सुधर जाऊं, ठीक है, ये बात पूछो। तो देखो, अब अगर ये पता चल रहा है 5 ओम 5 ओम और 5 ओम, ये सब किस क्रम में है? समानता क्रम में। समानता क्रम में देखो R1 मान लेता हूँ जो कि 5 ओम में है, R2 जो मान लेता हूँ वो भी 5 ओम है, R3 जो मान लेता हूँ वो भी 5 ओम है। सीधे सीधे तौर पर R1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1, 1/R2, 1/R3। सीधे सीधे तौर पर फार्मूले लिखो, 1/5, 1/5, 1/5। इन सब में लासा लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सब बिल्कुल बराबर है। तो सीधे सीधे तौर पर 1 1 1। तो ये हो कितना गया? 1/R इक्विवेलेंट लिखे रहेंगे, 1/R 1/R लिखते चले आएंगे, ठीक है, क्योंकि ध्यान रखिएगा। अब इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3/5। 3/5 का मतलब क्या है? देखो ये 1/R लिखा है, इसको मैं R अगर लिख दूं, केवल R लिख दूं, तो मतलब इसका मैं उल्टा कर दिया, तो R/1 होता है, पर R ही लिखा जाएगा, बटे में 1 नहीं लिखा जाता है। तो उसी प्रकार मैं इधर भी कर सकता हूँ 5/3। 3/5 था, 5/3। अगर इसको मैं काटने पे जाऊं तो बहुत भारी क्वेश्चन बन सकता है। इतना भारी क्वेश्चन बन जाएगा, क्यों? इसको मैं इसीलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ केवल और केवल √5/3 ओम R का। लेकिन अभी ध्यान रखिए, इक्विवेलेंट नहीं आया है, तुल्य प्रतिरोध नहीं आया है। क्यों? क्योंकि ये तो अभी आपने यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकाला है, आगे भी तो 1.5 ओम लगा है। तो देखो, अगर यहाँ से तुल्य प्रतिरोध निकाला, मतलब यहाँ पे टोटल का जो मान आया है वो 5/3 ओम आया है। अब ये 5/3 ओम आगे बढ़ेगा तो इसको सीधे सीधे तौर पर मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि 5/3 आगे बढ़ेगा तो इसको श्रेणी क्रम में 1.5 भी मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि 5/3 एंड 5√1.5 इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, सीधे सीधे तौर पर जोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंट आ रहा है 5/3 प्लस 1.5। 1.5 को लिखा जा सकता है, इसको उड़ाएंगे, बटे में 10 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा। काटेंगे तो इसको तो 5 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो
तो इसको 5 से काटेंगे 3 आ जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये मतलब है 5/3 प्लस 3/2, इनका लासा निकालेंगे 6 आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, इसके इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसके इसमें गुणा करेंगे 10, 9 10 हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 9 10 19 हो जाएगा। और ये आप इतना ओम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट बराबर। अगर आप भाग देना चाहते हैं कि 19 में 6 का भाग दें तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए बटे में क्या लिखा हुआ 6। जब भी किसी के बटे में 3 आ जाता है तो रिपीटेशन मोड में आ जाता है, ठीक है। बटे में 6 आ जाए, 3 आ जाए या 3 का मल्टीपल कुछ भी आ जाए, 3 का गुणज कुछ भी आ जाए तो वो बिल्कुल गिन्न हो जाता है। गिन्न मतलब ये है कि वो घूमने लगता है, बार बार रिपीटेशन मोड में आ जाता है। आपने इसको बार में देखा होगा ना, पहले ही चैप्टर में पढ़ा था, भूल गए क्या इतनी जल्दी। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर, फार्मूला नंबर कौन सा होगा हमारा, 5 के बाद होगा 6। ले बेटा ओम का नियम, ओम का नियम जो है ना, V बराबर IR। V है विभवांतर या विभव, दोनों कह सकते हो। क्या है, विभव है और क्या है, विभवांतर है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। विभवांतर और विभव में कोई भी फर्क नहीं। विभव के बीच का अंतर ही विभवांतर होता है और विभव भी वही। इन दोनों का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। अब धारा है, ये आई क्या है, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इसका जो मात्रक होता है ये पोटेंशियल डिफरेंट है, ये पोटेंशियल है, ठीक है। और धारा जो है वो एम्पेयर में होती है। क्या है में होती है, इसका एसआई मात्रक एम्पेयर होता है। और ये आर है, अभी आप इससे मिले हैं इक्विवेलेंट में, ये प्रतिरोध है। क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोध। इसका जो मात्रक होता है ओम होता है। ओम कुछ ऐसे बनाया जाता है हेडफोन जैसे, ठीक है। आप ऐसे भी बना लेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, हेडफोन जैसे, ठीक है। अब V बराबर IR ओम के नियम से निकल के आता है, क्योंकि आपने ओम का नियम पढ़ा होगा कि धारा, जो धारा होती है पोटेंशियल डिफरेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बिल्कुल सामने सामने ही प्रोपोर्शनल होता है उसमें। अब इसमें हमको देखना क्या है, इसमें हमको उसके प्रश्न देखने हैं। प्रश्न देखिए, एक परिपथ में 2 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो विभव का मान क्या होगा। पूछा क्या जा रहा है, विभव का मान। विभव मतलब V का मान। यदि प्रतिरोध 12 ओम है, दिया क्या है, दिया हमारे पास ये है कि धारा I है जो 2 एम्पेयर है। एम्पी भी लिख देंगे तो एम्पेयर ही होता है, ठीक है। और कह रहा है कि जो R है प्रतिरोध, वो आपका 12 ओम है। अब निकालना क्या, निकालना कह रहा है विभव निकालो, V निकालो भैया। तो V हमको निकालना है। तो V का फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा अभी, V बराबर I इंटू R। मतलब IR का मतलब ही ये होता है, यहाँ पे 2 वेरिएबल अगर साथ में लिखे हो तो वो मल्टीप्लाई में ही लिखे होते हैं, गुणे में, ठीक है। I का मान जो कि आपके पास है 2 और R का मान है जो कि 12, हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 24। लेकिन 24 क्या, 24 वोल्ट होगा। क्या होगा, वोल्ट। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ले बेटा, विद्युत शक्ति, यही शक्ति आपको विद्युत शक्ति है। विद्युत शक्ति जो है P बराबर VI होता है। क्या होता है, VI। अब इसके साथ साथ ये फार्मूला भी होता है और ये फार्मूला भी होता है। अब ये कैसे आए, इनका भी डिराइव देख लेते हैं। तो आपको अगर मालूम हो V बराबर होता है IR, यही होता है ना, अभी हमने पढ़ा ना ओम के नियम से। ये भूल गए हो का यार, तुम बहुत धीरे धीरे भूलत हो, ठीक है। अभी उसको नहीं भूल पाए हो तुम, इसको भूल जाते हो, ठीक है। उसे नहीं भुला सके हो आज तक, तो इसे मत भूलो, ठीक है, इसे भी याद रखो। तो V बराबर IR होता है। तो V की जगह पे अगर मैं IR लिख दूं, V की जगह पे क्या लिख दूं, जहां ये V लिखा उसकी जगह पे लिख दूं मैं IR। तो ये बटे एक और I लिखा है कि नहीं, तो दोनों I मिलके क्या हो जाएगा, डबल IR स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही ये वाला भी बना है, कौन सा, ये वाला V बटे R जो बना हुआ है, V स्क्वायर बटे R लिखा हुआ है। तो I को मैं अगर बदलना चाहूं तो I बराबर क्या हो सकता है, यहां से देखो, और तो ये I बराबर ये जो R गुणे में है इधर आके भाग में आ जाएगा। तो V बटे R नहीं हो सकता, I बराबर V बटे R नहीं हो सकता है ना। तो देख यहाँ पे देख तू, V I लिखा हुआ, तो V और I की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, V बटे R।
तो इसको गुणा करेंगे ना तो 20 नहीं हो जाएगा, 20 तो यही फार्मूला तो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक फार्मूला याद है, बाकी आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके इनमें शिफ्टिंग कर सकते हैं, तो शिफ्ट कर दीजिएगा। और कभी कभी ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि विद्युत शक्ति का इसमें से कौन सा फार्मूला नहीं है। तो ये वाले जो होंगे वो तो होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन में दूसरा कुछ दिया होगा वो नहीं होगा। अब हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट 220 का झटका लगा कि विद्युत स्रोत से 5 एम्पेयर विद्युत धारा लेता है। विद्युत मोटर की शक्ति का निर्धारित कीजिए, शक्ति को निर्धारित कीजिए, शक्ति ज्ञात करना है विद्युत। तो इसका आंसर तो नहीं होता, इसमें सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका जानते हो क्या होगा, कुछ ऐसे होगा। देखो यहाँ पे विद्युत मोटर, तो इसमें क्या दिखा है, इतने वोल्ट। वोल्ट जैसे ही समझ जाते हैं तो आप जानते हैं विभवांतर का मान V का मान है, वोल्ट दिया होता है, ठीक है। और ये एम्पेयर में ए लिखा हो, ए एम्पियर लिखा, तो विद्युत धारा आई, धारा क्या है, आई होती है। और बाकी आप परिचित हैं इन सब से, 5 एम्पेयर लिखा हुआ। दशमलव के बाद 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केवल घबराने के लिए दिया होता। बोर्ड एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चे घबराएंगे नहीं, क्योंकि ये रोहित स्टडी प्लस से पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है विद्युत मोटर की शक्ति का, P बराबर VI, ठीक है। तो V कितना दिया हुआ है, V आपका 220 दिया हुआ है। I कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, सीधे सीधे गुणा कर दो। 0 5 दूने 10, 5 दूने 10 11, सीधे सीधे तौर पर क्या, विद्युत शक्ति हमेशा होती है जूल में। किस में होती है, जूल में। तो इतना जूल आपकी विद्युत शक्ति हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, विद्युत शक्ति का मात्रक भी पूछेगा तो जूल बता दीजिएगा, और विभव का मात्रक पूछे तो वोल्ट बता दीजिएगा, धारा का SI मात्रक पूछे तो एम्पेयर बता दीजिएगा, प्रतिरोध का बताइए तो ओम बता दीजिएगा, और इसका शक्ति का जो होगा वो आप अभी देखे हैं कि जूल होता है। चलिए फार्मूला नंबर 8वें की तरफ बढ़ते हैं। ले बेटा, ये है फार्मूला नंबर 8वां, प्रवाहित आवेश। जब भी आवेश की बात करें, कुलाम की बात करें, कुलाम आवेश का जो SI मात्रक होता है, SI यूनिट होता है, वो कुलाम होता है। और ये I जो है धारा है, अभी आप इससे परिचित हुए हैं, अभी मिले हैं, करंट, विद्युत धारा। और ये T क्या है, समय है। समय हमेशा ध्यान रखिएगा सेकंड में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। समय हमेशा सेकंड में, मिनट में, घंटा में हम नहीं चलेंगे, घंटा नहीं फर्क पड़ेगा हमको इस बात से, ठीक है। घंटा में चलेगा नहीं। और ये चार्ज है, चार्ज मतलब आवेश। तो आवेश, आवेश का SI मात्रा कुलाम होता है। क्या होता है, कुलाम। ध्यान रखिए, जब भी कुलाम लिखा हो कहीं पर तो समझ जाइए आवेश दिया हुआ है। अब धारा जो है ये एम्पेयर में होती है, एम्पियर, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर में होती है। एक चालक, प्रश्न देख ले, एक चालक तार से 1.8 मिली सेकेंड, ध्यान रखिए यहाँ मिली सेकेंड लिखा, हमको केवल सेकंड चाहिए था। तो सबसे पहले टाइम जो दिया हुआ है, टाइम T, वो मिली सेकेंड में दिया। मिली सेकेंड में होने का मतलब ये है कि जब भी मिली सेकेंड में हो तो इसमें हम सीधे सीधे तौर पर क्या कर देते हैं, इसमें हम सीधे सीधे तौर पर सेकेंड में कितने का भाग देते हैं, सीधे सीधे तौर पर 100 से भाग दे देते हैं। किससे भाग दे देते हैं, मिली नहीं, मिली में 1000 से भाग देंगे। सेंटीमीटर में अगर सेंटी होता ना, सेंटी सेकंड में सेंटी, ये तो मिली सेकंड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतने सेकंड। इतनी बात आ गई आपके पास। अब कह रहा है कि माइक्रो कुलाम आवेश बुझाता, मतलब चार्ज जो है, चार्ज को आप आवेश भी लिख सकते हैं। तो ये जो Q है उसका मान दिया हुआ है 200 माइक्रो। माइक्रो को ऐसे भी लिखा जा सकता है कुलाम, C, ठीक है, माइक्रो कुलाम है। तो माइक्रो कुलाम में ना करके हम इसे कुलाम में लिखेंगे, जो कि हो जाएगा 200 गुणे 10⁻⁻6 को ही माइक्रो कहते हैं। 10⁻⁻6 को ही कुलाम माइक्रो कहते हैं। तो माइक्रो यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या चाहिए होगा, I पूछा जा रहा होगा, धारा पूछी जा रही होगी। तो आपको एक फार्मूला मालूम है, Q बराबर I इंटू टी। तो ये T को अगर मैं इधर जो I निकालना है तो I को एक साइड रखेंगे, और ये T को इधर भाग में ले आएंगे, क्योंकि गुणे में थी तो भाग में, तो Q बटे T आ जाएगी। तो Q का मान आपके पास ऑलरेडी गिवन है, विच इज 200 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 अपॉन टाइम। व्हाट इज द टाइम, 1/1000। बिल्कुल फिट है। और आगे देखो थोड़ा सा,
देखो देखो देखो, बिल्कुल मजा आ रहा है यार। ये देखो इतना लिखा हुआ है, इसको संख्या को उधर ऊपर गुणे में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶ और गुणे ये है 1 2 3, 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, ये 3 है। 10⁻⁻ कितना है, ये 3 है। ध्यान रखियो मेरी बात को, 10⁻⁻ कितना है, 3 है। तो देखो 10⁻3 को पहले मैं सीधे सीधे तौर पर क्या कर सकता हूँ, इस 3 को इस, देखो बेस सेम है, आधार सेम है, तो ये घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि गुणे का निशान है। जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -6 + 3 जुड़ के आ जाएगा -3। क्या हो गया, 10⁻⁻3। 10⁻⁻ क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि अभी 6 माइनस में है, 6 माइनस में था, बड़ा था। अब देखो ये लिखा हुआ 2⁻10, तो 2 लिखेंगे, 10⁻, क्या लिख देंगे, 2, क्योंकि ये लिखा है 100। 2 में क्या लिखा, 2 में 100 का गुणा किया गया, 100 को लिख सकते हैं 10⁻2। तो इसके बाद 10⁻3 लिखा हुआ, तो 2, इन दोनों को मैं सीधे सीधे तौर पर जोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो 10⁻2 - 3। अब घटा, जोड़ूंगा क्या, घट ही जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस में घटा करके 10⁻1 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे इसका क्या होगा, एम्पेयर लिखना है। ध्यान रखियो, नहीं नहीं, क्या निकाल लेते, हाँ धारा ही निकाल लेते, तो एम्पेयर ही आएगा। तो धारा में क्या आएगा, धारा में हम लोग एम्पेयर निकालेंगे, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये सारे के सारे फॉर्मूले, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार देखने को झलकेंगे। तो अगर ये सारी मेहनत अगर आपने लास्ट तक पढ़े, इसको लास्ट तक वीडियो को देखा है, तो अपना नेम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत होनहार बच्चे हैं, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखे हैं।